हेलो। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश सूत्रा में। आप सोच रहे होंगे आज मैं इतना लो क्यों साउंड कर रही हूँ। मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है इस समय। और मेरी शक्ल देख के आपको लग भी रहा होगा। इस लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ भी करके पूरा जो है वो करूं। तो बस इसलिए आज जो है हिम्मत ना होते हुए भी बस आप सभी का प्यार देखते हुए जो है मैं इस लेक्चर को जो है तैयार कर रही हूँ। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा एग्जर्शन की वजह से और फीवर की वजह से बहुत लग रहा है, चेहरे पर दिख रहा होगा आपको मेरे। तो चलिए, ये तो सब चलता ही रहता है। आज जो मैंने आपका टॉपिक लिया है वो है मेजर विक्टोरियन राइटर्स। ये मैं इस लेकर आ रही हूँ क्योंकि जो भी इसमें मैंने इस तरीके से लिया है कि आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। और मैथ्यू आर्नल्ड, जैसे कल मैंने टेनिसन के बारे में आपको बताया था, तो मैं राइटर्स अब हिस्ट्री जो है वो कंप्लीशन पे है। मेजर विक्टोरियन राइटर्स करा के जो है वो आपको मॉडर्न एज कराऊंगी और उसमें भी राइटर्स मैं सोच रही हूँ कुछ राइटर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऐसे ही ले लूँ जिसमें आपको चीजें बताती चलूँ। और थोड़ा सा आप देखिएगा कि इसमें क्या है, कौन से और चीजें हो सकती हैं। मेन मेन पॉइंट, मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए, पहला जो मैं विक्टोरियन राइटर कर लिया था मैंने टेनिसन, जो मुझे लगा था कि इस जूनियर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। तो आज मैं जो विक्टोरियन एज का जो राइटर है मैथ्यू आर्नल्ड, द मोस्ट पेसिमिस्ट पोएट, उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, 1822 में जन्म हुआ, 1888 में मृत्यु हुई। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो ही वॉज द सन, और वो थॉमस आर्नल्ड का बेटा था जो कि हेडमास्टर थे रग्बी के। रग्बी स्कूल जो कि एक बहुत ही जो है रेप्यूटेड स्कूल्स में से एक था, उसके जो है वो हेडमास्टर थे। थॉमस आर्नल्ड उनका बेटा था। और उसने बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जो है वो शिक्षा प्राप्त करी और रग्बी में प्राप्त करी। बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद वो अपॉइंट हुआ था एज अ सेक्रेटरी। एज अ सेक्रेटरी ही वाज अपॉइंटेड। प्राइवेट सेक्रेटरी लेंसडाउन का हुआ था 1847 में। और 1847 में ही लेंसडाउन ने उसके करियर की शुरुआत करवाई थी एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जो वो रहा हमेशा एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। 1851 में वो बना था। मैथ्यू आर्नल्ड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको, मैथ्यू आर्नल्ड को प्रोफेसर ऑफ पोइट्री की जो है वो पोस्ट मिली थी, जो कि उन्होंने 5 साल तक निभाई। और चेयरमैनशिप ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर ऑफ जो है ये पोजीशन जो है चेयरमैनशिप ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें जो है ये पोजीशन मिली कि जो है वो ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री ऑक्सफोर्ड में चुने गए। और आपको पता है कि एक और चीज इनके बारे में है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में लेक्चर जो है वो इंग्लिश में दिया था। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इंग्लिश में लेक्चर हुआ था। वो पहले लेक्चरर थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में लेक्चर इंग्लिश में दिया था, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में तब लेक्चर्स लैटिन में दिए जाते थे और इन्होंने लेक्चर दिया था इंग्लिश में। तो मैथ्यू आर्नल्ड वाज द फर्स्ट प्रोफेसर हु डिलीवर्ड द लेक्चर इन इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ लैटिन। अब हम बात करते हैं, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि उन्होंने अपना करियर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो कि वो रहे हमें, जो 1851 में स्टार्ट किया था। उन्हें पोइट्री, प्रोफेसर ऑफ पोइट्री, चेयरमैनशिप ऑफ पोइट्री जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें मिली थी। और वो प्रोफेसर ऑफ उन्हें जो है वो ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिया था बजाय लैटिन के। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उनका जो पहला कलेक्शन था। मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत पेसिमिस्ट पोएट थे। मैथ्यू आर्नल्ड की जिंदगी में ऐसे कोई गम नहीं थे। उनकी शादी जिससे हुई थी वो एक जज की बेटी थी जिनका नाम था फेनी ल्यूसी व्हाइटमैन, जिससे उन्होंने शादी करी थी। और लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एज में लोगों का धर्म पर से खत्म होते हुए विश्वास से काफी ज्यादा परेशान थे। और उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर धर्म की ताकत इंसान के हाथ से छीन ली जाए तो ऐसे ही इंसान हो जाता है कि जैसे कि दो आर्मीज अंधेरे में लड़ रही हैं, कौन किसको मार रहा है ये पता नहीं। ग्रैंड चार्टियस में है भी ये चीज कि वो यही मानते थे कि धर्म से विमुख होने की वजह से
इंसान इंसान को ही मार रहा है जो उसी का ही भाई बंधु है। यही चीज उन्होंने डवर बीच में भी लिखा है, द सी ऑफ फेथ, कि सी ऑफ फेथ जो कभी बहुत ज्यादा जो है वो भरा हुआ था, आज वो पीछे को हट रहा है, और क्योंकि लोग धर्म पर से विश्वास खोते जा रहे हैं। तो मैथ्यू आर्नल्ड की जो पोएम्स हैं वो बहुत ही सीरियस जो है वो पोएम्स हैं। आज हम उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कौन सी उनकी पोएम्स के बारे में, रग्बी चैपल, थायरसिस, डवर बीच और सोराब एंड रुस्तम, इन पोएम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये यहां तक आप लिख लीजिए मैथ्यू आर्नल्ड की जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, देख लीजिए। और अब मैं इसके बाद आगे बढ़ती हूं। जिस वर्क में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राइटर जब उन्होंने मेंशन नहीं करे हैं तो हमें अपने हिसाब से राइटर्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो जो है मैं करवा रही हूँ। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश कर रही हूँ। देखिए क्या आ सकता है क्या नहीं, मैंने तो कोई चीज छोड़ ही नहीं रही हूँ, मैं सब कुछ करवा रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा एफर्ट आप भी कर लिया करिए कि अगर कोई पोएम का मैंने डेट नहीं लिखी तो उसके डेट लिख लिया करिए। अगर मैंने कोई चीज जो है बताई है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। थोड़ा सा मैंने आपको चीज जो है वो बना के दे दी है, कम से कम उसको थोड़ा सा आगे आप जो है वो बढ़ा लिया करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा प्लीज, ठीक है। सिर्फ एक इसी चीज के, ये आपको एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर जब आपके पेपर में आपकी मेहनत से और मेरी मेहनत से करवाए हुए क्वेश्चंस आएंगे तो आपको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। थोड़ा सा इसको और जो है इलेबरेट कर लिया करिए। चलिए मैं आपको आर्नल्ड की पोएम्स के डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनकी पोएम के बारे में बता रही हूँ, रग्बी चैपल के बारे में। दिस पोएम वॉज रिटन, माफ कीजिएगा मेरे पास ना अभी इस समय स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं अपने इस बेचारे से छोटे से बोर्ड पे ही लिखती हूँ। डवर बीच, अभी फिलहाल मैं पहले इन 3 पोएम्स के बारे में आपको बताती हूँ, रग्बी चैपल, डवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ और इससे संबंधित चीजें भी बताती। देखिए मैथ्यू आर्नल्ड ने रग्बी चैपल जो लिखी, ये एक एलिजी है जिसमें उसने अपने पिता को याद करा है। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद लिखी है, क्योंकि रग्बी चैपल एक स्कूल जिसके हेडमास्टर थे उसके फादर,
तो उन्हें याद करते हुए जो है वो लिखे, उन्हें कमेमोरेट करा है, लेकिन ये जनरल उसको जो है उन्होंने उसके साथ जनरल उसमें भी जो है वो कनेक्ट कर दिया। एलिजी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। एलिजी एक लेमेंट सॉन्ग होता है, लेकिन एलिजी की एक ये खूबी होती है कि इट बिगिंस विद लेमेंट, लेकिन जब जब एंड में पहुंचते हैं तो पोएट जो होता है वो विल के जो गॉड की विल के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेता है, और या तो वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है या वो खुशी के नोट पर एंड करता है। तो ये एक एलिजी है। डवर बीच ये 1867 में पब्लिश हुई थी, और जब आर्नल्ड अपनी वाइफ के साथ डवर, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड को जो है वो बांटता है डवर, वहां पर गया था, तो जो है उसने ये पोयम जो है वो लिखी थी। और इस पोयम में उसने मेंशन करा है कि जैसे कई साल पहले समुद्र की पीछे हटने की आवाज जो है वो स्कॉलर्स ने सुनी थी, आज ऐसी ही आवाज उसको सुनाई दे रही है कि द सी ऑफ फेथ विच वॉज वंस इन फुल टाइड, कि जो सी ऑफ फेथ था, यानी कि सी ऑफ फेथ एक मेटाफर यूज करा है कि जो सी ऑफ फेथ था वो जब कभी पहले, यानी कि विश्वास का जो सागर कभी पहले बहुत भरा हुआ था, आज वो लोग उस पे विश्वास जो है वो खो रहे हैं। तो इसीलिए जो है लोग जो है जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और जो है वो समुद्र में ग्रेटिंग की और उसकी आवाज जो है वो आ रही है। तो ये जो लाइंस हैं ये टावर बीच जो लॉस ऑफ विक्टोरियन विद द लॉस ऑफ विक्टोरियन फेथ, कि भाई विक्टोरियन लोगों का जो विश्वास है वो धर्म पर से खत्म होता जा रहा है। फिर आया स्कॉलर जिप्सी। ये एक 17 साल के ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट की कहानी है, जो जिप्सीज यानी कि घुमंतू जाति के बीच में जो है वो गायब हो जाता है। इसमें उसने ये दिखाया है कि एक मिथ है कि एक स्कॉलर जिप्सी था जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, किन्हीं कारणवश उसे ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा, और वो जिप्सीज के साथ गया, और ये माना एक कहानी सी थी, और वो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी लोगों को वो ऑक्सफोर्ड के बाहर जो है वो दिखाई देता है। तो उसी जो कहानी को इसने मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने वर्क स्कॉलर जिप्सी में जो है वो दिखाया है। तो ये आपका स्कॉलर जिप्सी का ये 17-year-old ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के बारे में है, वो डिसअपीयर्ड अमंग जिप्सी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, यहां तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। रग्बी चैपल किसके बारे में लिखी गई है, और ये सब जो है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको देखिए नेक्स्ट जो मैं वर्क ले रही हूँ इसके साथ का क्वेश्चन भी जो है, मेरे हाथ में एक बुक है जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ साथ में ही। पहले लिख देती हूँ सारा, ठीक है, बीच बीच में कुछ छोड़ती नहीं।
ये मैथ्यू आर्नल्ड का ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वर्क है, कल्चर एंड अनार्की। क्रिटिकल वर्क है ये इसका, ये एक फिलोसॉफिकल एस्से है। देखिए, देखिए थायरसिस जो है ये एक एलिजी है जो कि उसने अपने दोस्त आर्थर ह्यू क्लो की याद में लिखी, जो उसी के फ्रेंड था, उसके साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था। उसकी मृत्यु के उपरांत उसने ये एलिजी लिखी है थायरसिस, जो कि आर्थर ह्यू क्लो, इसमें एक टेनिसन ने लिखी है, वो अपने दोस्त के लिए लिखी है, आर्थर हॉलम के लिए। इसने लिखी है आर्थर ह्यू क्लो के लिए, ये थायरसिस है, ठीक है। और ये दोनों में कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज जाते हैं। कल मैंने आपको टेनिसन के बारे में बताया था कि जो है कि उसके दोस्त की मृत्यु 1833 में हुई थी और बहुत लंबे 17 साल लगे थे उसको वो एलिजी जो है उसको लिखने में। तो इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूज, थायरसिस लिखी गई है आर्थर ह्यू क्लो के लिए। और ये जो है एक एलिजी है, एलिजी मैंने अभी आपको बताया कि एलिजी किसी की मृत्यु के उपरांत उसको कमेमोरेट करने के लिए लिखी जाती है। उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है सोराब एंड रुस्तम, जो कि पर्शियन बुक शाहनामा से ली गई है। ये हेरोइक लेजेंड रुस्तम पर आधारित है, जो कि एक रुस्तम जो कि एक्सीडेंटली अपने बेटे सोराब को जो है वो मार देता है। तो उसकी कहानी है सोराब एंड रुस्तम। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड का एक एस्से है, फिलोसॉफिकल एस्से है, कल्चर एंड एनार्की, जिसमें उसने वर्ड्स यूज करे हैं जो अलग अलग सोशल स्ट्रेटा के लोगों के लिए उसने वर्ड्स यूज करे हैं। कौन से वर्ड्स यूज करे हैं ये आप देखिए, बारबेरियंस, फिलिस्तीन्स एंड पॉपुलेस। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बारबेरियंस एरिस्टोक्रेट्स के लिए यूज करा गया है, यानी कि समाज के संभ्रांत वर्ग के लिए उसने बारबेरियंस वर्ड यूज करा है। फिलिस्तीन्स उसने मिडिल क्लास के लिए यूज करा है, और पॉपुलेस उसने आम जनता के लिए यानी कि वर्किंग क्लास के लिए यूज करा है। तो कल्चर एंड अनार्की में उसने ह्यूमन सोसाइटी को 3 भाग में बांटा है, बारबेरियंस फॉर एरिस्टोक्रेट्स, फिलिस्तीन्स फॉर मिडिल क्लास एंड पॉपुलेस फॉर लोअर क्लास और वर्किंग क्लास। तो ये कल्चर एंड अनार्की उसका एक फिलोसॉफिकल जो है वो ऐसे है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आए। इसके आप जैसे फिलिस्तीन्स जो है वो किसके लिए जो है वो कहते हैं फिर इसको मैं एक बार ठीक कर देती हूँ कि ये फिरदौसी से और उससे लिया गया है, फिरदौसी से लिया गया है। कहाँ गया, सोराब एंड रुस्तम फिरदौसी से लिया गया, फिरदौसी से लिया गया है, फिरदौसी। और अब जो है हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़े से इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं लिख देती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो इसके क्वेश्चंस लिख देती हूँ। फिरदौसी, Arnold won a prize at Rugby for his poem Alaric at Rome। ये कुछ वन लाइनर्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए आर्नल्ड के उस पर लिख रही हूं। एक इसकी फेमस लाइंस हैं, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, thou art free,
अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये लाइंस में जो दाउ है ये आर्नल्ड ने शेक्सपियर के लिए यूज किया है। ठीक है, इसमें ये जो शेक्सपियर के लिए ये लाइंस हैं काफी फेमस। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, इसमें जो ये दाउ वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? शेक्सपियर के लिए। ये आर्नल्ड की लाइंस है, आर्नल्ड की पोएम की लाइंस है और ये यूज किया गया है किसके लिए? शेक्सपियर के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट और बता देती हूँ इसके बारे में, और पॉइंट जो है वो बता देती हूँ। टीएस इलियट जो कि सबके बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे, टीएस इलियट ने आर्नल्ड को कहा है अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर। अब इनके किसी के भी बारे में विचार ज्यादा बढ़िया नहीं होते थे, तो अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर ये वर्ड किसने यूज करा? टीएस इलियट के लिए, सॉरी आर्नल्ड के लिए यूज करा टीएस इलियट। आज जो मेरा दिमाग जो है ना वो ऐसे ही हो रहा है मुझे। तो देखिए, टीएस इलियट कॉल्ड आर्नल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा जो है मैंने जो अभी बोला था सोहराब एंड रुस्तम वाला कि फिरदौसी, फिरदौसी इज द सोर्स ऑफ सोहराब एंड रुस्तम। ठीक है जी, तो ये हुआ आर्नल्ड के बारे में जो मुझे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बताने थे। तो जरा आप एक बार इसे देख लीजिए। और ये काफी फेमस लाइंस हैं। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, और थायरेसिस किसने के थायरेसिस किसके लिए लिखी है, और जो भी सारा जो है मैंने आपको जो बताया। पिछला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पोएट मैंने कराया है टेनिसन, जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट है और विक्टोरियन एज का, उनके जो वर्क्स हैं प्रिंसेस इन मेमोरियम सारे जो हैं उनके वर्क्स हैं। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो मैंने आपको इसमें करवाए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक और विक्टोरियन राइटर जो है वो ले रही हूँ, वो देखिए कौन सा ले रही हूँ। अब मैं जो नेक्स्ट राइटर ले रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ नॉवलिस्ट, और वो मैं कौन सा ले रही हूँ? चार्ल्स डिकेंस। ये भी विक्टोरियन एज के काफी इंपॉर्टेंट जो है वो राइटर हैं, चार्ल्स डिकेंस। इनके बारे में पहले मैं लिख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो समझ। क्या करूं बताओ भाई, जो है हाथ से ही लिखना पड़ता है अभी। आई डोंट हैव ऑल सच थिंग्स, धीरे धीरे ही आएंगी चीजें। तो ये मैं आपके 3 राइटर्स जो है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर रहे हैं। The posthumous papers of the पिकविक क्लब। ठीक है, 1836-37। एक बार पहले थोड़ा कुछ वर्क्स जो है लिख दूं, फिर उसके बाद एक एक करके बताती जाऊंगी। द एडवेंचर्स ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट, सब टाइटल है इसका द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। डेविड कॉपरफील्ड,
देखिए, पहले चार्ल्स डिकेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चार्ल्स डिकेंस कौन थे, क्या थे। एक बार मैं यहाँ से जो है स्क्रीन के पास से हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए। चार्ल्स डिकेंस जो है उनका जन्म हुआ था 1812 में, और उनके पेरेंट्स का नाम था जॉन एंड एलिजाबेथ डिकेंस। डिकेंस के फादर एक क्लर्क थे। डिकेंस ने अपने फादर को भी पोर्ट्रे करा है, कैरिकेचर्स जो है वो डिकेन बनाता था। तो उसने अपने फादर को भी जो है मिस्टर मेकाबर के रूप में जो है वो प्रेजेंट करा है। तो डिकेंस की फैमिली की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। डेट ना चुका पाने की वजह से पूरे परिवार को जो है वो काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, वन जेल तक जाना पड़ा था। और डिकेंस ने अपने करियर की जो अपना सबसे पहला जो नॉवल लिखा है वो है द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। ये जो नॉवल, ये जो लिखा वर्क जो है पहला उनका, ये वर्क जो है इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज सैमुअल पिकविक। और ये नॉवेल्स जो है वो सैमुअल पिकविक के एडवेंचर्स के बारे में बताता हुआ नॉवल है, द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। इसके बाद है हमारा एडवेंचर्स ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट। ये नॉवल जो है इसका सबटाइटल है द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। इस नॉवल में, ये सेकंड नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का, और इस नॉवल में उसने दिखाया है रैग्स, इसमें जो है रैग टू रिचेस की कहानी है, यानी कि गरीब से अमीर होने की कहानी जो है वो दिखाई है ऑलिवर ट्विस्ट की। सबसे जो प्रिय नॉवेल्स में से एक नॉवल था डिकेंस का, वो था डेविड कॉपरफील्ड, जिसके लिए उसने कहा आई हैव इन माई हार्ट अ चाइल्ड, अ फेवरेट चाइल्ड एंड हुज नेम इज डेविड कॉपरफील्ड। ये मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसमें उसने जो है जो डेविड कॉपरफील्ड की जो कहानी जो है वो बनाई है, वो बिल्कुल जो है उसने बिल्कुल उसके अपनी जिंदगी से मिलती जुलती कहानी जो है डेविड कॉपरफील्ड की कहानी जो है उसमें बताई है कि एक बच्चा किस तरीके से जो है वो अपने पोस्टमस चाइल्ड है, कैसे वो स्कूल में बुली होता है, कैसे उसको जो है अपने आंट का साथ मिलता है, और अपनी जिंदगी में कितने अप्स एंड डाउन जो है वो झेलता है। इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस जो है वो एक निक नेम से लिखता था जिसका नाम था बॉज, स्केचेस ऑफ बॉज। ये उसका फैमिली नेम था, और वो इस निक नेम से लिखा करता था, बॉज नाम से जो है वो लिखा करता था चार्ल्स डिकेंस, स्केचेस ऑफ बॉज। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे और बढ़ती हूँ। पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लिया होगा। तो क्रिस्प एंड शॉर्ट पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में खुद भी देख लीजिएगा। वैसे मैं एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हूँ, तो थोड़े से और इनके वर्क्स के बारे में मैं आप लिख देती हूँ। अब मैं इसमें इनके जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। एक है नॉवल इनका ब्लीक हाउस, और जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं, इट इज द ओनली वन टू कंटेन a female narrator. It is the only one, only one लिख दिया केवल मैंने, only one to contain a female narrator. It's a satire on English legal system. It's a satire on English legal system. एंड इसके बाद मैं आपके उस नॉवल के बारे में बता रही हूँ, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। प्लीज डेट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। इट्स अ बिल्डेंसरोमन नॉवल। स्टोरी ऑफ पिप। चलिए कुछ देखिए, ब्लीक हाउस जो नॉवल है, इस नॉवल में एक यही नॉवल है
जो डिकेंस का एक ऐसा नॉवल है जिसमें फीमेल नैरेटर है। आपको पता है डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स होते थे ना, उसके जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो फ्लैट कैरेक्टर्स हुआ करते थे। अब ये फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? डिकेंस के हर नॉवल में ऑन एन अप्रॉक्स 80-100 जो है कैरेक्टर्स होते ही थे। अभी जो 80 और 100 कैरेक्टर्स हैं ये फ्लैट कैरेक्टर्स होते थे। फ्लैट कैरेक्टर्स का मतलब है जो घटनाक्रम के साथ इतना चेंज नहीं होते हैं, दे आर नोन एज फ्लैट कैरेक्टर्स। तो डिकेंस ने ब्लीक हाउस जो लिखा, इसमें एक जो नैरेटर है वो जो है फीमेल यानी कि वुमेन नैरेटर है, और इसमें ये एक सेटायर है इंग्लिश लीगल सिस्टम पे। ब्लीक हाउस इंग्लिश लीगल सिस्टम पे एक सेटायर है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कहानी है फिलिप पिरिप यानी कि पिप की, और ये जो कहानी है ये एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है। इस टर्म का मतलब होता है बच्चे से बड़े होने तक की, मेच्योर होने तक की कहानी जो होती है उसे कहा जाता है कि जो नॉवल ऑफ द ग्रोथ ईयर्स इज नोन एज बिल्डिंग्स रोमन। तो ये जो है ये स्टोरी ऑफ पिप है कि कैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, कैसे वो एक ऑर्फन है, गरीब है, और अचानक से कैसे जो है उसका भाग्य खुल जाता है। तो ये कहानी जो है उसी की है, फिलिप पिरिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बताया, दो मेजर राइटर्स को जो है मैंने कवर करा। और जैसा आप लोगों को पता है बीच में मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं बोलती कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर है। इफ यू लाइक इट डू शेयर इट, इफ यू लाइक इट प्रेस द बटन ऑफ लाइक। अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। जैसे आई एम मैं हूं वही मैं चीज बोलती हूं, तो इसीलिए वट एवर यू वॉन्ट टू, आपको अगर इन पॉइंट से हेल्प मिल रही है तो इस हेल्प को जो है मैं कंटिन्यू करती रहूंगी। आप अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर इससे किसी का भी जो है वो फायदा जो है वो होता है तो दैट मोमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।